हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारेप एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद सभी प्रिय साथियों को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अपना यूजीसी नेट जारेप दिसंबर 2025 और अब टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो अपने समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। आज हमारी 13 नंबर की क्लास है, 13 नंबर की आज क्लास है। तो आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ टॉपिक का नाम नहीं लिखा है इस पे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज की जो क्लास में 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक हम मॉडल पढ़ेंगे, साथ ही आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री हम पढ़ेंगे, ठीक है? साथ ही हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो टीचर्स और लर्नर्स दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। पहली बार राधेश पाठशाला पर आए, तो सबसे पहले राधेश पाठशाला का नियम भैया चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, अपने ऐसे विद्यार्थियों तक अवश्य पहुँचाइए, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक। जो यूजीसी नेट जा रहे पेपर 1 अच्छे से करना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश पेड कोर्स या ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो वो राधेश पाठशाला से निश्चिंत होकर पेपर 1 अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा राधेश पाठशाला को भी ग्रे करना है और अपना कद ग्रो करना ही है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है? ये डेल का एक होता है एक्सपीरियंस मॉडल दिया था डेल ने कि एक्सपीरियंस की जो स्टेजेस होती है वो कैसे किस आधार पे तय करती है, कैसे अनुभव हम सीखते हैं, कितना प्रतिशत क्या, वो सब हम देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे। तो वही हमारा जो पहला नियम है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाना जा रहा है, फिर हम वो समझेंगे जो हम समझना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, और समझ में आ रहा है ना? तो मुझे बता दिया करो, कहीं कोई दिक्कत आती है ना कमेंट-वमेंट करके ना, बड़े शर्मीले हो आप लोग, कमेंट तो बहुत ही कम करते हो ना। चलिए, पता नहीं कि सर पहचान ना लेंगे, कमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए खैर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, डेल का जो अनुभव मॉडल है, अगर नाम आ जाए तो याद रखना ये किसने दिया था? एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था ये मॉडल? तो यह दिया गया था 1946 में, ठीक है? इसे कॉन ऑफ एक्सपीरियंस नामक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल यानी अनुभव की बात की जा रही है। शंकु यानी समझते ना, वो त्रिकोण ऐसा शंकु रहता, केप रहती है ना, हैप्पी बर्थडे वाली कॉपी, उसको शंकु कहा जाता है। तो उन्हीं ने उस शंकु के आधार पर अनुभव की बहुत सारी स्टडीज बताई थी, स्टेजेस जो होती है उन सब के विषय में डेल ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने का, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कैसे। क्या बात करता है ये मॉडल? तो डेल का जो अनुभव शंकु मॉडल है, यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का स्तर जितना अधिक होता है, क्या लिखा है? सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का स्तर जितना अधिक होता है, यानी एक्सपीरियंस का लेवल जितना ज्यादा अधिक होगा, क्या होगा? सीखने की स्थायित्व और प्रभावशीलता उतनी अधिक होगी। डेल कहते हैं कि आपके पास आपके जो अनुभवों का लेवल जितना ज्यादा अधिक होगा, आपके अंदर लर्निंग की जो प्रोसेस रहती है, उसका जो स्थायित्व रहता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस रहती है, वह भी उतनी ही ज्यादा अधिक होती है। और ये मैम अब देखो, हमने बहुत छोटी-छोटी जगह पे कुछ चीजें समझी थी। आप थोड़ा-सा ना विश्लेषण करो, एनालाइज़ करो, थोड़ा-सा चिंतन करोगे तो आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। ये मॉडल है, इसीलिए मैंने इतना, अब सर आप कहोगे आपने सर बहुत सारे मॉडल पहले पढ़ा दिए, ये लास्ट में क्यों पढ़ाया? अभी तो मैं कुछ थ्योरीज़ भी पढ़ाऊँगा आपको, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे थ्योरीज़ को। क्यों? क्योंकि चीज़ें है ना, आपको कनेक्ट करके समझना है। डायरेक्ट पढ़ा दूँगा ना तो आप है ना मुझसे क्वेश्चन कर के परेशान कर दोगे। आप खुद इतना कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यार ये कैसे, ये कैसे? तो अब हमने ना जो बेस के साथ सबसे मैक्सिमम नॉलेज को ना समझ लिया। अब इतनी दिक्कतें नहीं है। ले देखिए, हमारे पास 3, मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक और बचे, जो कि आने वाली 3 क्लासेस में हम अपना ये टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर देंगे। क्लियर? आगे क्या कहता है ये मॉडल? देखो, यह मॉडल एक शंकु के रूप में होता है। शंकु मतलब समझते हैं ना ये? इस तरह की मॉडल की बात की जा रही है। ये इससे शंकु कहा जाता है। ठीक है? शंकु के रूप में होता है, जिसमें सबसे टॉप पर होते हैं अमूर्त अनुभव। ये मूर्त और अमूर्त का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ मैं। ठीक है? और आधार पर जो सबसे नीचे का स्तर होता है, यहाँ होता है ठोस और प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है? कंक्रीट एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पर, और सबसे ऊपर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? जो अमूर्त विषय होते हैं, जहाँ चिंतन, मनन, विश्लेषण, एनालाइज़, इन सब चीज़ों के आधार पर हम जो अनुभव लेते हैं, उन सबको जो टॉप स्तर कहलाता है। बस याद रखना, सबसे टॉप पे कौन रहता है? अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, और सबसे जो आधार, सबसे बेस में जो रहता है, वो रहता है आपके प्रत्यक्ष अनुभव या ठोस। ठीक है? चलिए,
डेल क्या कहते हैं वो इनको समझते हैं और कहते हैं और क्या कहते हैं डेल? देखो, डेल का कहना था कि शिक्षार्थी जब केवल पढ़ता या सुनता है, सुनना मेरी बात, क्या कहा? जब वह पढ़ता है और सुनता है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप पीपीटी रीड भी कर रहे होगे और मुझे सुन भी रहे होगे। जब शिक्षार्थी पढ़ता है या सुनता है, तो उसे एक सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। ऑब्वियसली आप जितना पढ़ोगे, जितना मुझे सुनोगे, आपको उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन जब वे स्वयं कुछ करता है, लेकिन वह स्वयं जब कुछ करता है या अनुभव करता है, तो वह ज्ञान अधिक स्थायी और प्रभावी बन जाता है। सिर्फ अब ये देखिए, ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप पर एकदम सटीक और फिट बैठता। व्हाई? कैसे? अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो और मुझे पढ़ रहे हो, जो पीपीटी पे आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ बस, इतना ही हो रहा है। अब क्लास खत्म होगी, अब आप एकांत में बैठोगे, अब इसे आप रिवाइज़ जब करोगे, तो रिवाइज़ करोगे, 2-3 बार रीड भी करोगे। कुछ चीज़ें अब इमेजिनरी होगी, आपके माइंड एक इमेजिनरी क्रिएट करेगा, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुँचेंगी, वहाँ आप चिंतन करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो इससे क्या होती है, चीज़ें स्थायी पहुँच जाती हैं। तब वो उस स्थायित्व की बात हो रही है, फिर वो वह इफेक्टिवनेस की बात इसमें की जा रही है। ठीक है? यह शंकु शिक्षण सामग्री, अब देखिए क्या लिखा है, ऑडियो विजुअल एड्स जितनी भी होती हैं, यानी कि शिक्षण सामग्री का उपयोग की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। जैसे कि चित्र, मॉडल, प्रदर्शन, फिल्में और वास्तविक क्रियाएँ सीखने में बहुत अधिक उपयोगी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इस मॉडल में डेल ने बताया है कि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पे तो बात की गई है। अनुभव की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने विभिन्न अधिगम विधियाँ, यानी बहुत सारे लर्निंग मेथड्स को क्या किया है, अमूर्त और कंक्रीट अनुभवों की एक श्रेणी में रखा, जिसे उन्होंने कोन यानी शंकु, ये कोन होता है ना, आप आइसक्रीम नहीं खाते हो, है ना? ऐसी-ऐसी आती है ना आइसक्रीम बढ़िया, वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, एला वेला वेला वेला। तो एक आता है, इसकी बात इस रूप में इन्होंने दर्शाया है, हम अभी देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो समझ में और चीज़ें अच्छे से आ जाएँगी, ठीक है? देखो, थ्योरी पढ़ने के फ़ायदे होते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत चीज़ें आपको जहाँ रटने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ समस्या प्रश्न बन जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी अभी 2 यूनिट बहुत ऐसी आने वाली है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यूनिट हैं, रटने से काम नहीं चलने वाला वहाँ। एक है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड आने वाली है अभी, और एक हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीज़निंग, जिसमें हम इंडियन लॉजिकल फैलेसीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो आप लोग निश्चिंत उसमें रहिएगा। चलिए, मैथ पढ़ रहे हैं ना आप लोग? मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, फ़ोर्स नहीं है, आपको अगर मुझसे पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, आपको मुझसे समझने में आ रहा हो, तो ही पढ़िए। मुझे वो नहीं चाहिए कि मेरी वीडियोज़ पे 1000, 500, 2000, 3000 व्यूज़ आएँगे, नहीं, वो मैं सोचता भी नहीं हूँ। वो आना होगा तो आ जाएँगे, ठीक है? मैं ये भी नहीं सोचता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर मेरे पास एक भी बच्चा जो है ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ रहा है, तो मैं उसके लिए 200% समर्पित हूँ, ठीक है ना? चलिए, अब इसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, वह हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहते हैं। डेल का कहना है कि जितना अधिक प्रत्यक्ष अनुभव, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि जितना अधिक विद्यार्थी, यानी आप स्टूडेंट या लर्नर्स जितने अधिक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, उसे सीखने और याद रखने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। ऑब्वियसली सीधी बात है। जो हम जो करते हैं, उसे सबसे ज़्यादा याद रखते हैं, जबकि जो केवल सुनते या पढ़ते हैं, उसे हम जल्दी भूल जाते हैं। सीधी-सी बात है। क्या लिखा है? पूरा का पूरा है ना, आपको निचोड़ दे दिया है इन्होंने। कह रहे हैं कि हम जिस चीज़ को जितना अधिक प्रत्यक्ष, यानी जितना हम डायरेक्टली उसका एक्सपीरियंस लेंगे, उसका अनुभव लेंगे, उससे परिचय करेंगे, उस चीज़ को सीखने में और याद करने की जो क्षमता होती है, वह उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है, अर्थात बेटर हमको रिटेंशन प्राप्त होता है सर। ये तो आप भी मानते होंगे। चीज़ों को लिखना और चीज़ों को देखना बहुत फ़र्क होता है। क्लियर? लॉन्ग टर्म में अब कल हमने मेमोरी लेवल क्यों पढ़ाया था मैंने आपको? इसलिए मैंने इसको
कल मैं ये पढ़ाने वाला था, पर मैंने कहा मुझे मेमोरी लेवल पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। क्योंकि अनुभव भी तो एक मेमोरी का ही पार्ट होता है ना, वो भी तो हमारे अनुभव जो होते हैं वो हमारी कहाँ, किस मेमोरी में जाते हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? कमेंट करके बताना आप मुझे, ठीक है? जबकि जो केवल हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम जल्दी भूल जाते हैं। कल विस्तार से चीज़ें समझ चुके हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं बहुत सारी चीज़ें। जहाँ अभ्यास हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने यही तो पढ़ा था कि जब हम कुछ चीज़ को, छोटी चीज़ है, लॉन्ग टर्म का पार्ट है, लेकिन जब उसे हम बार-बार उसका रिहर्सल करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वह चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, वह डाटा पहुँच जाएगा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में, यही पढ़ा था हमने। ठीक यही बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, अब इसके कुछ इन्होंने अलग-अलग जो उन्होंने स्टेज बनाई हैं, उसको हम समझते हैं कैसे। पहला एक स्टेज होता है इनका वर्बल सिंबल या वर्ड्स। वर्बल यानी कि बात होती है मौखिक की बात की जा रही है, ठीक है? जहाँ हम अब इसको हम पढ़ते हैं, तो समझ में आएगा अच्छे से, चलिए पढ़ लेते हैं। देखो, वर्बल जो होता है ना, ये शंकु का सबसे ऊपरी और सबसे अमूर्त स्तर होता है सर। इसमें विद्यार्थी केवल शब्दों, भाषणों और व्याख्यानों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी आप जो कर रहे हो वो भी तो वही है ना। मैं लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, एक व्याख्यान आपको दे रहा हूँ, एक भाषण दे रहा हूँ आपको। आप मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। यहाँ अनुभव का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? अब यहाँ अब आप यहाँ जो चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं ले पा रहे हो ना। सिर्फ़ आप सुनकर उसको सीख रहे हो, समझ रहे हो। यह स्तर समझ से अधिक याद पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली सीधी बात है। एग्ज़ाम्पल दिए हैं इसके, जैसे कि व्याख्यान सुनना, ठीक है? जैसे कि लेक्चर्स, स्पीच या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन, जो भी मौखिक निर्देश आपके होते हैं, उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं दृश्य प्रतीक यानी विज़ुअल सिम्बल्स। अभी हम वर्बल्स की बात कर रहे थे, अब हम विज़ुअल्स की बात करेंगे। यानी जो भी दृश्य आपके सिम्बल्स होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। जैसे कि इस स्तर पर विद्यार्थी चित्र, चार्ट, आरेख, नक्शे, ग्राफ आदि देखकर सीखता है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे कभी-कभी जब जहाँ मुझे लगता है कि डायग्राम से बच्चों को समझाना है, तो मैं वह डायग्राम समझा देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे इवान पावलोव का हमने वो कुत्ता वाला एक्सपीरियंस देखा था, ठीक है? चिंपांजी वाला भी हमने देखा था, है ना? वो सब भी हम बता देता हूँ, देखो। यह शब्दों की तुलना में अधिक ठोस है, क्योंकि यह दृश्य रूप में जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए चार्ट मिल जाएगा आपको, ग्राफ, नक्शा और आरेख, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है रिकॉर्डिंग, रेडियो और स्थिर चित्र, यानी कि रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल जो पिक्चर्स होती हैं, स्थिर चित्र, क्या डेफिनेशन है इसको जरा पढ़ लेते हैं। फॉर्मेलिटी तो पूरा करनी पड़ेगी। अब इसको आप तो कहोगे सर इसको क्या समझना है? एग्ज़ाम्पल से वही लिखा है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? यह स्तर श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के अनुभव देता है हमको, लेकिन अभी भी अप्रत्यक्ष है। अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, परंतु ये अभी भी अप्रत्यक्ष है। विद्यार्थी रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रसारण या स्थिर चित्र फोटो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं बीच में आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वही बात की जा रही है। जैसे देखिए, रेडियो लेक्चर, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ, ये सब इसमें आ जाता है। फिर एक आता है मोशन पिक्चर यानी कि चलचित्र। चलचित्र या शैक्षणिक फ़िल्में वास्तविक घटनाओं या प्रक्रिया को गतिशील रूप में प्रस्तुत करती हैं। सीधी-सी बात है सर। यह स्थिर चित्रों की तुलना में अधिक यथार्थपूर्ण अनुभव देती हैं। सीधी-सी, जैसे कि शैक्षणिक फ़िल्में, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो क्लासेस भी इसमें आ गई हैं। चलिए भाई, वीडियो क्लासेस भी इसमें आ गई है। क्लियर? फिर एक आता है प्रदर्शनी, एग्ज़िबिट्स, अर्थात इस स्तर पर विद्यार्थी वस्तुओं या प्रदर्शनों को देखते हैं, जो किसी विषय या अवधारणा का ठोस रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसमें देखने को अनुभव होता है प्रत्यक्ष, परंतु प्रत्यक्ष क्रिया नहीं होती। जैसे विज्ञान की प्रदर्शनी, मॉडल प्रदर्शनी, अभी झाँकियों का समय निकला है, आपके शहरों में झाँकियाँ लगी होंगी। उस जगह पे बहुत अच्छी-अच्छी थीम्स दी जाती हैं। उस थीम्स में मैसेज होता है, सोसाइटी को मैसेज दिए जाते हैं, समाज को मैसेज दिए जाते हैं, अन्य सामाजिक मुद्दों पे लेकर। तो वहाँ वह भी तो एक क्या है, एक प्रदर्शनी की जा रही है ना, ठीक है? चलिए, पर्यावरण से रिलेटेड आप कुछ भी प्रदर्शनी देखते हो, आप कभी भी कहीं भी जाते हो। इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझना है तो आप म्यूज़ियम तो बेस्ट है, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? फिर आता है एक भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप्स। देखिए, क्या लिखा है फील्ड ट्रिप्स में? कहाँ गया हमारा पेन?
इस स्तर पर विद्यार्थी किसी वास्तविक स्थान या स्थिति अवलोकन करने जाते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव के करीब होता है क्योंकि विद्यार्थी वास्तविक परिवेश में सीखते हैं। जैसे संग्रहालय का भ्रमण करना, बिल्कुल सही बात है। उद्योग भ्रमण, कोई ऐतिहासिक भ्रमण, जैसे कि भोपाल के पास एक जगह है, सांची स्तूप का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस जगह है सांची स्तूप, गौतम बुद्ध सांची स्तूप, ठीक है? ये कहाँ पर है? सांची में। व्यक्ति यहाँ स्तूप देखने जाएगा भ्रमण करने, तो उस समय की ऐतिहासिक चीज़ें उससे अच्छे से पूरा इतिहास याद कर लेगा वहाँ जाके। ये बुद्ध के यहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, जब इतिहास पढ़ो के जाओगे और पढ़ने के बाद अब जब उस जगह भ्रमण करते हो, तो वो जो अनुभव मिलता है, वे अनुभव किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा परे होता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रदर्शन की। शिक्षक यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या कहता है कि शिक्षण किसी प्रक्रिया या कार्य को करके दिखाता है। सर क्या लिखा है? शिक्षक जो होता है, किसी प्रक्रिया या कार्य को करके दिखाता है और विद्यार्थी उसे देखकर क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, सीखें। यानी कि देखो और सीखो का स्तर है। उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये देखो, मैं इसीलिए कहता हूँ हिंदी वालों से कि आप जो है ना इसके इंग्लिश वाले वर्ड याद करना ज़्यादातर इस इन शब्दों में, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको ये इंग्लिश वाले शब्द ज़्यादा अच्छे से याद करना है। क्लियर? एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी प्रैक्टिकल दिखाना, कोई भी मशीन वगैरह चलाकर दिखाना। फिर एक आता है नाट्य या नाटकीय अनुभव। ड्रामेटाइज़्ड एक्सपीरियंस क्या होता है सर? देखो, इस स्तर पर विद्यार्थी किसी स्थिति या विचार का अभिनय करके प्रदर्शन करते हैं। इससे क्या होता है? भावनात्मक, सामाजिक और कल्पनाशील समझ विकसित होती है। रोल प्ले, स्थिक नाटक, ठीक है? फिर आते हैं एक अनुकरणीय अनुभव, ठीक है? तो ये एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या लिखा है? सिमुलेटेड एक्सपीरियंस। ये वर्ड सुना-सुना लग रहा है? पढ़ा है हमने कहाँ-कहाँ पढ़ा है? 2-3 जगह पढ़ा है, कल भी हमने ये पढ़ा था। अब देखो दोनों वर्ड का इसका अर्थ एक ही हो सकता है। क्या कह रहे हैं ये? यह वास्तविक अनुभवों का कृत्रिम या नकली रूप होता है। कृत्रिम या नकली रूप होता है, यानी आर्टिफिशियल की बात, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। वास्तविक वस्तु या स्थिति की नकल करके विद्यार्थी अभ्यास करते हैं। मॉडल या जैसे कि एग्जांपल के लिए मॉडल, सिमुलेशन, मॉक ड्रिल। आपने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने कभी उम, हाँ, जो एरोप्लेन की जो आपके पायलट होते हैं, जो प्लेन चलाते हैं, ठीक है? तो उनकी जो पायलटों को जो पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो डायरेक्ट उनको बड़े प्लेन थोड़ी चलवाए जाते हैं बैठा के, नहीं। एक बड़ा-सा एरिया होता है, वहाँ पे एक नकली वो होते हैं, लेकिन उसके अंदर जब उनको ट्रेनिंग देती है, वो एकदम रियल फ़ील आती है। स्किन ऐसा लगेगा सामने आकाश है, सिटी है, लैंडिंग बारह पूरा उनको वो दिखेगा उस सब में। बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस आता है। सब मशीनरी उसमें बिल्कुल रियल प्लेन की तरह ही उसमें फिट होती हैं, सारे सारे फंक्शंस जो होते हैं। इसको कहा जाता है सिमुलेशन, ठीक है? आप गेम भी खेलते होंगे सिमुलेशन वाले, है ना? हाँ, वही सब इसी की बात की जा रही है। अब आता है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, अर्थात यह शंकु का सबसे निचला स्तर होता है। निचला और ठोस स्तर है, कौन सा है? ये याद रखना बस आपको, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, ठीक है? ये जो इंग्लिश वाले याद रखना तो बेटर रहेगा आपको। विद्यार्थी स्वयं किसी क्रिया में भाग लेकर सीखते हैं, किसी क्रिया में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, करके सीखना इसे कहा जाता है। क्या लिखा है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यही सबसे प्रभावी सीखने का तरीका होता है सर। अब देखो हम सब स्टेप बाय स्टेप समझे ना, कैसे-कैसे हम सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। फिर लास्ट में जो सबसे टॉप जो माना गया है सबसे निचला स्तर, वो होता है करके सीखने का। जैसे प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट कार्य, खेती करना। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है? वही लिखा है ना? सब के सब वही मिले हैं। अभी हमने जो पढ़ा है, ये आपका बेस है, ठीक है? ये सबसे टॉप लेवल है, जहाँ हम रीड करते हैं और समझकर इसको पढ़ते हैं, ठीक है? यही सब है ना? व्यू इमेजिनरी आ गई, वॉच वीडियो आ गई, फिर यहाँ पे हेक्सिविट्स आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन की बात हुई थी, अभी शिक्षक क्या करेगा? रिकॉल करो अभी क्या पढ़ा जस्ट। अब देखो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये देख लो। यहाँ पे हम लगभग 10% चीज़ें याद रख पाते हैं। जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो हम लगभग 20% चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और साथ में क्या करते हैं, कुछ इमेजेस वगैरह सॉरी, यहाँ देखना, सुनना, सॉरी रीड, पढ़ना और सुनने की बात की जा रही है। पहले
तो आप लगभग 10-20%, लेकिन फिर इसी में आप अगर इमेजेस लेकर आ जाओगे, तो फिर आपकी याद करने की जो क्षमता बढ़ेगी, ये बढ़ेगी आपके पास 30%, ये परसेंटेज ये है। तो ये डायग्राम से आप अच्छे से देख लेना। फिर आते जब टीचर जब कोई सामने वाला सिखाता और फिर हम सीखते हैं तो लगभग 50% सीख जाते हैं। टीचर ने बताया ऐसे करना, विद्यार्थी करेगा तो हम 50% सीख जाएँगे। फिर आता है भाई साहब यहाँ पे देखिए, ये 2 उनकी बात की जा रही है कि पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन। ये देखिए, और सबसे लास्ट में आपका ये 90% डिजाइन परफॉर्म है, प्रेजेंटेशन, एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन, मॉडल, एक्सप्लेन, परफॉर्मेंस, इन दोनों को लेके तो हम यहाँ से लगभग 90% चीज़ों का अनुभव अच्छी स्थिति में ले सकते हैं। समझ में आ रही है आपको? ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना अपन ने बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए, तो ये ना डायग्राम अच्छे से समझ लेना, वही है जो हमने अभी पढ़ा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट में दे दिया मैंने आपको। वर्बल सिंबल्स, फिर आते विजुअल्स, फिर रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर, एग्जिबिट, फील्ड ट्रिप्स, डेमोंस्ट्रेशन, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, फिर आता है आपका इसके बाद कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, सब का सब दिया हुआ है, मॉक ड्रिल एग्जांपल दिए हैं, इसे शॉर्ट में याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमसे? बच गए आज तो। नहीं, बंद हो ही जाता अपना लैपटॉप अभी। आप लोग भी दूध पिया करो, ठीक है? हेल्दी होता है, खासकर हेल्दी वाला दूध। चलो, करते हैं स्टार्ट। अभी देखो ये बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, जितने भी अब टॉपिक्स हैं फैक्ट वाली चीज़ें। अब देखो, आज का ये टॉपिक्स और मे बी कल की जो क्लास रहेगी थोड़ी कॉन्सेप्ट पे, बाकी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट प्लस अब फैक्ट पे आ जाएँगी। अब चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा आ जाएँगी यहाँ से, ठीक है? परंतु समझना बहुत पड़ेगा, पर याद ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे, और समझना कर याद करोगे तो आसान रहेगा। इसलिए क्लासेस आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास से लेके हम आगे की क्लास में, ये ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट है जहाँ से एक प्रश्न तो 99.99% बनना ही बनना है। अभी के यूजीसी के मूड के हिसाब से तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जा रहा है। मूक्स पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है? मूक्स हमने वहाँ पे भी पढ़े थे हायर एजुकेशन में, यहाँ पे फिर से मूक्स पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है? सिस्टम्स कह लीजिए, सॉफ्टवेयर्स कह लीजिए। बहुत पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है एलएमएस से। तो बहुत मोस्ट पावरफुल टॉपिक आने वाले हैं आज से। आने वाले आज की क्लास भी इंक्लूडेड है। ये फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो भी इफ़ेक्ट करते हैं लर्नर्स एंड स्टूडेंट को, ठीक है? तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है भैया शिक्षार्थी से संबंधित कारक, यानी शिक्षार्थियों को प्रभावित करने वाले, स्टूडेंट को या लर्नर्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? चलिए, बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। शिक्षार्थी से संबंधित कारक वे सभी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता, रुचि, दृष्टिकोण और प्रदर्शन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि, प्रेरणा, अनुभव, भावनात्मक स्थिति यानी कि इमोशनल कंडीशन और जो उनका सोशल बैकग्राउंड होता है, ये अलग-अलग होता है। ये हम मैं डिटेल से समझा चुका हूँ, ठीक है? क्या बात की गई है? उसकी इंटेलिजेंस, उसका मोटिवेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके इमोशनल कंडीशंस, उसकी सोशल जो बैकग्राउंड्स होता है, ये प्रत्येक स्टूडेंट्स का अलग-अलग होता है। कौन विद्यार्थी के देखो, अब मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम बच्चों की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब आप इस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना। देखो, मान के चलिए मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक है सौरभ, सौरभ ने, एक हम लेते हैं इसमें अ, अनंत, ठीक है? अनंत अंबानी जी ले लेते हैं, ठीक है ना? और एक हम ले लेते हैं सोमपाल। ये बच्चा है शहर का, ठीक है? पैसे वाला है, पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये है एक गरीब मज़दूर का बच्चा।
इसको जो इसके परिवार से जो नॉलेज मिल रहा होगा, जो इसका सोशल बैकग्राउंड है, ये काफ़ी नॉलेजेबल है। या उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। हर एक व्यक्ति के पास बेहतर नॉलेज रहता है उनके परिवार में। एजुकेशन टॉप लेवल की मिल रही है यहाँ पर। अगर अनंत अंबानी की बात भी मैं नहीं करूँ, और भी किसी भी आप अच्छे अच्छे वर्ग में रहो, आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज हो सकता है छत पे कवेलू जो मिट्टी के खपरे होते हैं, जिन्हें कोई घर में झोपड़ियों में, खपरे कबीलू के अंदर बैठ के क्लास देख रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको घरों पर टीन चल रही होगी, वो बैठे होंगे। कोई बस से किसी किराए के मकान में रह के ये क्लास देख रहा हो। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये क्लास बढ़िया एसी वाले कमरों में देख रहे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। परंतु यही बात की जा रही कौन-कौन से फैक्टर्स बच्चों को प्रभावित करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स कार्य करते हैं उनके करियर पे, उनके भविष्य पे, उनकी लर्निंग सिस्टम पे, ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं, तो वही सब हम समझने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। आप जब बन के जाओगे ना, तो कभी भी एक जैसा बिहेव मत करना हर बच्चों के साथ। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, तो बहुत सारे उसके सोशल बैकग्राउंड्स होते हैं जो उसको पीछे कर देते हैं पढ़ाई में। बच्चा पढ़ने में तेज़ होता है, परंतु कुछ ऐसे पारिवारिक कलह होते हैं, पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं। हो सकता है बच्चा स्कूल में तो पहुँच रहा है, लेकिन स्कूल से जाने के बाद वो कहीं न कहीं अपने परिवार के काम में हाथ बटाता होगा, उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता होगा, या घर में पढ़ने के लिए उसके पास अलग सेपरेटेड रूम नहीं होगा। ये स्थिति है, ये रियलिटी है। इस आधार पे अपन को समझना है। तो वही बात अब आज करने वाले हैं, समझेंगे। देखो, जिसके कारण हर छात्र की सीखने ये मैंने जो बोला वही लिखा है यार इसमें, क्योंकि पीपीटी तो मैंने ही बनाई है ना। चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे? जिसके कारण हर छात्र की सीखने की गति और शैली बिल्कुल अलग होती है। इसलिए प्रभावी यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों के इन सभी व्यक्तिगत अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कैसे? अब वही सब हम सब पढ़ेंगे। पहला होता है कि इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है सर विद्यार्थी का? देखो, विद्यार्थियों की जो बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस लेवल होता, यह निर्धारित करती है कि वह जानकारी को कितनी जल्दी, कितनी गहराई से, कितनी सटीकता से सीख सकते हैं। जिसके पास इंटेलिजेंस का लेवल हाई होगा, वह जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज़ होंगी ना, उनको बहुत ही आसानी ईज़ी वे में समझ लेगा। परंतु जो एक बच्चा होगा औसत आयु का होगा, सॉरी, औसत इंटेलिजेंस या कम बुद्धि का बच्चा होगा, उसको समझने में ज़्यादा लगेगी आवश्यकता शिक्षक की, और साथ ही उसको मार्गदर्शन की ज़्यादा आवश्यकता भी लगेगी। मैंने याद करो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया था, आपको एक क्लासरूम बनाया था मैंने ऐसे ही ऐसा, है ना? ये 3 मैंने आपको रो बनाई थी, दिखाई थी उसमें। एक होता है टॉप लेवल का, फिर एक बैक बेंचर जिसे आप कहते हैं। या टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस पंक्ति के बच्चों के लिए। इसके लिए थोड़ा एक आध बार दे दो, पर इनके लिए कम से कम 2-3 बार मेहनत करना पड़ती है टीचर को। क्यों? ये नहीं है कि वो बच्चा कमज़ोर है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, बौद्धिक स्तर होता है, प्री नॉलेज भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स के क्या-क्या फैक्टर्स काम करते हैं, अब समझो इसको। एक तो यही हो गया, कि हो सकता है उस बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो वाक़ई में स्लो हो। क्लियर? एक बीमारी बहुत ज़्यादा जो बच्चे नहीं सीख पाते ना, आप कितना ही उनको समझा लो, वो अनार का भी नहीं समझ पा रहे। आपने एक मूवी देखी ना तारे ज़मीन पर? और अभी एक हाल ही में आई है शायद, अभी एक और उसका दूसरा वर्ज़न बना था, नाम नहीं आ रहा। तो इस मूवी में यही सब दिखाया गया, उन्हीं बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं। प्रीवियस नॉलेज की क्या तात्पर्य? देखो, नई जानकारी को समझने और ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी का पुराना नॉलेज जो है, उसका जो पुराना ज्ञान है, प्रायर नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब नया विषय विद्यार्थियों के पहले से ज्ञात तथ्यों से जुड़ता है। 8th के बाद जब आप 9th क्लास में जाते हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि 9th में आप पूरा का पूरा न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना। बहुत सारा आपको पिछली क्लासों का उसमें कनेक्शन बनता है। यही होता है ना, कनेक्शन उसमें कनेक्टिविटी बनती चली जाती है। इसी यही उ उसी सब की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, फिर आता है एक इंटरेस्ट और मोटिवेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं है। यह विद्यार्थी यदि विद्यार्थी विषय में रुचि रखता है, तो सीखने के लिए प्रेरित है, तो उसका ध्यान केंद्रित रहता है और सीखना अधिक सक्रिय और स्थायी होता है। प्रेरणा यानी कि या बाहरी दोनों, प्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है, जो मोटिवेशन उसे आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये पूरा डिटेल से हम लोग समझ कैसे इंटरनल उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, किस तरह से बाहरी मिलता है। बाहरी जब टीचर उसको एप्रिशिएट वगैरह करता है, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। अंदर उससे सीखने के लिए अलग होती है। कुछ ऐसी चीज़ हम एक्सपेरिमेंट डिटेल से हम पढ़ चुके हैं लास्ट की क्लास में, ठीक है? रिकॉल करने ना आ रहा होगा आपको, जब मुझे याद आ रहा है तो आपको भी आ ही रहा होगा ऑब्वियसली।
अगर ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान यदि यहीं होगा तो, नहीं तो उधर ध्यान यहाँ हो, बाबू आज खाना खाया कि नहीं खाया? इन सब अगर पैसेजों पे ध्यान होगा तो फिर तो दिक्कत आएगी। क्लियर? कि सर यार 1 घंटा हो गया क्लास खत्म नहीं हुई अभी तक, टाइम हो गया कॉल आने वाले हैं मेरा, डेली इसी टाइम पे कॉल आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आती है हम लर्निंग स्टाइल की हम बात करते हैं। देखो हर विद्यार्थी का सीखने का तरीका एक अलग होता है, ऑब्वियसली स्टाइल हर विद्यार्थी का अलग होता है। कुछ विद्यार्थी विजुअल के माध्यम से, कुछ कुछ श्रव्य यानी कि ऑडिटरी के माध्यम से, लिसनिंग के माध्यम से, तो कुछ होते हैं जो क्रियात्मक माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी के माध्यम से। शिक्षक को इन विभिन्न शैलियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करना चाहिए। फिर इसी तरह आती है कि इमोशनल मेंटल स्टेज भी होता है। क्या लिखा है? इमोशनल एंड मेंटल स्टेज, भावनात्मक एवं मानसिक स्थिति, अर्थात बात क्या है, किस बात की जा रही है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना भाई, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिरता का, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। इमोशनल स्टेबिलिटीज़ की बात की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? उसके सीखने की गुणवत्ता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे कि किसी बात का डर हो, कोई तनाव हो, ठीक है? या फिर मोटिवेशन की कमी सीखने में बाधा डालते हैं, जबकि सकारात्मक भावना सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? अभी आप ही लोग बीच-बीच में आपके साथ होता होगा, एकदम से आप डिमोरलाइज़ हो जाते होंगे, तो आपका पढ़ने का उस दिन मन बिल्कुल नहीं करता होगा, एक दिन क्या करें, चलो मोबाइल बंद करके पटक दोगे आप लोग, यही सब करते हो ना, है ना? पता है मुझे, मोबाइल बंद कर देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, एकदम शांत, फिर अकेले में एक जगह बैठने का मन करता है, ठीक है? हाँ, ये बात सही कही सर आपने, पता है ना मुझे। आप ही के जैसा हूँ, इसलिए तो कहता हूँ मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही के जैसा हूँ, आप ही में से एक हूँ, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की, सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, देखो, परिवार का पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, अभी मैंने जो अनंत अंबानी वाला एग्ज़ाम्पल दिया, पूरा-पूरा पुट कर दो। माता-पिता का शिक्षा का स्तर, सामाजिक परिवेश जहाँ वे रहता है, किस तरह का मोहल्ला है, एनवायरनमेंट है। मान लो किसी आप झुग्गी झुग्गी बस्तियों में अगर रह रहे हो और वहाँ अगर माहौल वैसा नहीं है अच्छा, तो झुग्गी बस्ती में हमने ये देखा जाता है कि वहाँ स्तर बहुत मतलब नहीं होता है एजुकेशन का, ठीक है? देहाती पे काम करने वाले मैक्सिमम लोग मिलेंगे, गाली-गलौज करने वाले लोग होते हैं, संस्कारों की बात नहीं कर सकते। 1-2 परिवार अच्छे हों पर मैक्सिमम ये चीज़ें इस एनवायरनमेंट में बना रहता है, ठीक है? तो दिक्कतें फिर आती हैं, फिर वैसे ही सीखना पड़ता है। उनके परिवार और उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। एक सहयोगी और प्रेरक पारिवारिक माहौल सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप परिवार अच्छा होगा, कोऑपरेटिव फैमिली होगी आपकी, परिवार माहौल अच्छा होगा तो विद्यार्थी अच्छी चीज़ें शुरू से सीखेगा, वरना क्या होता है एक एज के बाद उस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वे गलत आचरण करके किसी भी गलत संगति में जा सकता है। ऐसा आप लोग आपके आस-पास बिल्कुल देखते होंगे। उसका मेन कारण यही है, आपकी सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है? फिर आता है स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति, बिल्कुल हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अभी एक आपको बताया भी था एग्ज़ाम्पल देके आपको, मूवी दिखाई थी मैंने आपको। वो फिर बहुत क्या लिखा है? देखो, स्वस्थ शरीर और मन की ही प्रभावी शिक्षण का आधार है। क्या लिखा है? स्वस्थ शरीर और मन ही प्रभावी शिक्षण का आधार है। शारीरिक कमजोरी, बीमारी या थकान विद्यार्थी के ध्यान को, एकाग्रता को कम कर सकती होगी। आपने देखा हो जब आपकी तबीयत खराब नहीं होती, आपका बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं करता, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप, वही सब चीज़ें की बात की जा रही है। फिर एक आता आयु और विकास, यानी कि एज एंड डेवलपमेंट लेवल क्या होता है? देखो, सीखने की क्षमता और तरीका विद्यार्थी की आयु और मानसिक विकास स्तर पर निर्भर करता है। कैसे? देखो, छोटे बच्चों को ठोस उदाहरणों से सिखाना बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है, जबकि वयस्कों के लिए अमूर्त अवधारणाएँ उपर्युक्त होती हैं। समझ गए आप? समझ चुके हैं हम पूरा का पूरा। ध्यान और एकाग्रता, वही बात की जा रही है सर यहाँ पर भी। ध्यान शिक्षक की पहली शर्त होती है। यदि शिक्षार्थी का ध्यान भटकता है, तो सीखना अधूरा रह जाता है। शिक्षक को विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोचक और सक्रिय विधियाँ अपनानी चाहिए। फिर वही आत्म अवधारणा और आत्मविश्वास, जो विद्यार्थी स्वयं का विश्वास र जो स्वयं हाँ, ये पढ़ लो, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट। जो विद्यार्थी स्वयं पर विश्वास रखते हैं, वे नए ज्ञान को अपनाने में अधिक उत्साह और साहस दिखाते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जो सीखने की प्रेरणा को है ना, बढ़ाते हैं। ठीक है? अब इसी तरह आते हैं भाई साहब शिक्षक के विषय में भी कुछ कार्य। शिक्षक को अब देखो, ये तो वो थे जो टीचर को बच्चों को प्रभावित करते थे। अब हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो शिक्षक को प्रभावित करेंगे। कैसे? पहला है टीचर शब्द।
टीचर्स का सब्जेक्ट नॉलेज, शिक्षक का विषय ज्ञान कितना है सर? देखिए, एक प्रभावी शिक्षक को अपने विषय का गहन और सटीक ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक स्वयं विषय की अवधारणाओं को स्पष्ट ही रूप से नहीं समझता, तो वे शिक्षार्थियों तक ज्ञान को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा। सही बात है। ट्रू है ना? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जब मान ली कोई विषय टीचर को पढ़ाना है, तो जब उस टीचर को वह ज्ञान उसको खुद नहीं पता उसके विषय में और वह जब पढ़ाएगा, तो बच्चों को अब जैसे कि आजकल होता है क्या है, पढ़ के हम कुछ चीज़ों को रट के हम टीचर तो बन जाते हैं, पर पढ़ाना नहीं आता। ना ही हमें भी उस विषय की ज़्यादा समझ होती। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक बुक ले लेंगे हाथ में, उससे फिर रीड ब लाइन टू लाइन पढ़ा के कोई एक्सप्लेन नहीं करना, बस वैसा पढ़ लो। अब एक्सप्लेन नहीं कर पाते कुछ। क्यों? ना उसपे खुद की समझ होती है, ना ही वो एक्सप्लेन बच्चों को अच्छे से आसान भाषा में तोड़-तोड़ के समझा पाते हैं। तो ये चीज़ भी उनको प्रभावित अच्छे टीचर नहीं बना पाते। फिर एक आती है टीचिंग स्किल्स की बात होती है सर। शिक्षक की प्रस्तुति शैली, वह कैसे आपको प्रेज़ेंट करता है अपने कंटेंट को, ठीक है? उसकी जो प्रेज़ेंटेशन की एबिलिटी है ना, उसकी बात की जा रही है। प्रस्तुति शैली यानी प्रेज़ेंटेशन शैली, समझाने की विधि यानी कि एक्सप्लेन करने की जो भी मेथड्स हैं, साथ में उनके प्रश्न पूछने की जो कला और एग्ज़ाम्पलों का उधार उपयोग करके उसकी शिक्षण क्षमता को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में क्या है ना, सिर्फ़ किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों को हम ऐसा ज्ञान दें जो नॉलेज तो गेन करे, परंतु रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के साथ अब जब उनको चीजें दोगे, जब आप एग्जाम, क्या है ना आजकल इतना पढ़ना होता है, इतना पढ़ना होता है, इतना 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 पढ़ना होता है। अब इतने पढ़ने के लिए इतना पढ़ के इतने से दिमाग में कैसे स्थिर रखोगे उसको, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में? तो फिर हमको वो मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। अगर ये सब टीचर को नहीं आएगा तो होगा क्या, शिक्षार्थी अपना विकास नहीं कर पाएगा। ट्रू। अच्छे शिक्षण कौशल छात्रों का ध्यान बनाए रखते हैं और विषय को क्या बनाते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। क्लियर? चलिए और देखते हैं। फिर रहती है कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत ये तो सबसे महत्वपूर्ण है भाई साहब, एक अच्छे अच्छे शिक्षक बनने के लिए कि स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा में संवाद करना एक शिक्षक की प्रमुख योग्यता होती है। बिल्कुल भाई, अच्छा संप्रेषण विद्यार्थियों के साथ जुड़ाव बनाता है और भ्रम की स्थिति को भी दूर करता है। अब जब कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, अब बेचारा शिक्षक कुछ कह रहा है, बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, फिर ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व और बिहेवियर, यानी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो, शिक्षक का आत्मविश्वास, सौम्यता, विनम्रता और नैतिक आचरण विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। एक सुसंस्कृत और सकारात्मक शिक्षक अपने व्यवहार से छात्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। क्या लिखा है? सुसंस्कृत और सकारात्मक। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है समझाने पे, नहीं आप अब मान लीजिए मैं ऐसे दबे-दबे धीरे ऐसे पढ़ूँगा ना मैं, शिक्षक को आत्मविश्वास, सौम्यता, विनम्रता तथा नैतिक आचरण विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। एक सुसंस्कृत और सकारात्मक शिक्षक अपने व्यवहार से छात्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। अब मुझे बताओ, आप लोग मुझसे पढ़ना चाहोगे? मैं कहता हूँ एक भी बच्चा नहीं कहेगा कि सर हम आपसे पढ़ना। काय? क्यों? क्योंकि ये सर तो चंपू टाइप का सर है, इससे कौन पढ़ेगा? ये क्या हमें पढ़ाएगा? इसे तो खुद पढ़ना नहीं आता। यही बात तो की गई, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार कैसा है? मान लो मैं पढ़ूँ, मैं बीच में गाली-गलौज कर दूँ आपसे, मैं तू-तड़ाके की बात करूँगा, आप पढ़ोगे, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं पढ़ेगा। आप तो बड़े बच्चे हो, आपको तो रिस्पेक्ट देना पड़ता है, छोटे बच्चों को तो फिर भी डरा सकता हूँ, आपको तो मैं डरा भी नहीं सकता। तो आपके साथ यदि पढ़वाना है मुझे तो कैसे पढ़ाना पड़ेगा? आप करके ही बात करूँगा। गलती से मैंने एक कमेंट का जवाब दे रहा था मैं किसी का, अब होता है क्या, जल्दी-जल्दी टाइप कर लो तो स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं क्या, मेरे पास टाइम होता नहीं, मैं उठाया फटाक पढ़ा, इसका क्या मतलब खट, 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 खट। अब उसमें लो की जगह ले लिखा गई। अब वो महाशय थे थोड़े-से, अब वो क्लासेस यदि देख रहे हैं वो तो बुरा मत मानना, बस एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये हो जाता है। ये इसी चीज़ की बात की जा रही है।
उनका कमेंट आता है मेरी वीडियो पर, सर मैं आपसे बड़ा हूँ, आप थोड़ा अपने बोलने का तरीका सुधारिए। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि सर, श्रीमान महोदय, महाशय, आप मेरी सारी कमेंट हालाँकि इतना नहीं बोला, मैंने कहा कि बस ज़रूरी नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूँ, जो मेरे शब्द हैं, वही मेरी भावनाएँ भी वैसी हैं। क्या होता है कभी-कभी टाइपिंग में हो जाती है। अब उनको लगा यार मैं इतना बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, तो ये मुझसे ऐसे कह रहा है कि देख ले। अब वो क्या था, देख लो की जगह क्या हो गया, वो ले ई ई और ओ ने क्या है ना, गड़बड़ कर दिया पूरा मामला। फिर मैंने जवाब दिया, फिर बाद में उन्होंने सॉरी भी बोला, ऐसा नहीं है। और मैं भाई सॉरी-वॉरी मत बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल अभी का है, हाल ही का, म 4 से 5 दिन पुराना एक कमेंट आया था। अपनी एक क्लास पे आया था शायद, पता नहीं यूजीसी नेट की किसी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आया था उनका कुछ, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हाँ, पॉलिटिकल साइंस की किसी क्लासेस पे ऐसा कुछ आया था उनका कमेंट, तो उनका मैंने जवाब दे रहा था उसमें साइट के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि आपका अब जब आप कभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन के जाओ ना, तो आपको क्या है ना, एक प्रोफ़ेशनल रहना पड़ेगा। यही इसका पूरा का पूरा सार निकल रहा है। आपकी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको अच्छा रखना पड़ेगा। आपका बात करने का क्या तरीका है, आप बच्चों को कैसे रिस्पेक्ट, छोटा है तो उसको भी रिस्पेक्ट दो, बड़ा है तो उसको भी रिस्पेक्ट देना ही है, ठीक है? आप जब मज़ाक-मस्ती करो आपस में कलीग, तो बच्चों पे वो चीज़ देखो, जब हम मज़ाक-मस्ती करते हैं ना 2 एक जैसे लोग, तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑरा होती हैं। अब ये चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। पता है क्या होता है, फिर आपकी रिस्पेक्ट कम करेगा। रिस्पेक्ट फिर आपको हल्के मिलेगा, और हल्के मिलेगा, आप भले ही उसको कितना अच्छा समझा लो, वो आपको उसी नज़रिए से देख के, उसी दृष्टिकोण से आपको हैरेस करेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है प्रेरणा और दृष्टिकोण, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड की बात की जा रही है। शिक्षक का अपने पेशे के प्रति दृष्टिकोण, यानी जो उसका प्रोफ़ेशन है, उसके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, विद्यार्थियों के प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता है, इतनी सेंसिटिविटी की बात की जा रही है, और उसके शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं सारी की सारी चीज़ें। उसका पेशा, विद्यार्थियों के बीच से उसका नेचर, सेंसिटिविटी कह लीजिए आप चाहें तो, वह शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। प्रेरित शिक्षक विद्यार्थियों को भी प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? फिर आते हैं शिक्षण योजना और तैयारी, यानी लेसन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात की जा रही है। देखो, सफल शिक्षण के लिए पूर्व योजना बहुत अनिवार्य होती है। समझ रहे हैं आप? एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा स्पीकर वह होता है जो सबसे पहले अपनी तैयारी अच्छे से करे पढ़ाने से। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो पढ़ाना होता है मैं उससे पहले पढ़ता हूँ। जैसे मैं पीपीटी क्रिएट कर रहा हूँ, उस समय मैं पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार और मैं रीड कर लेता हूँ। क्यों? ताकि अगर कुछ मुझे चीज़ें उससे रिलेटेड तो मैं ऐड ऐड कर लेता हूँ, या कुछ, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरा उद्देश्य तो यही है ना कि आपको समझ ये कंटेंट है ना ये तो कहीं से भी उठा लोगे तुम यार। बुक्स इतनी मार्केट में हज़ारों वैरायटी की, फलाना ये, फलाना वो, फला वो, ढिकाना वो। पर मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में आ रहा है मुझे। जहाँ कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आएगा मैं वहीं तो जाऊँगा ना यार। और मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव्स है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि ये किताबी ज्ञान तो किताबों से आपको मिल जाएगा, परंतु जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप है, जो लर्निंग्स है, जो एक प्रोसीड्यूरल लर्निंग्स है, वो कहाँ से मिलेगी? तो वो राधेश्याम से अभी आपको मिल रही है। अगर आपको मुझसे समझ में आ रहा होगा तो। होगा आप में से कुछ बच्चों को मेरा पढ़ाया नहीं समझ, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत आ रही होंगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम हिंदी में बता रहा हूँ आपको चीज़ें। ट्रू है ना? इसमें उसकी गलती नहीं है। उसकी एबिलिटी है कि उसे कैसा ज्ञान मिले। आपकी एबिलिटी कि आपको कैसा सीखना है। यही बात की जा रही है। यदि शिक्षक पहले से अपनी पाठ की रूपरेखा, सामग्री यानी कंटेंट की बात की जा रही है, ठीक है? साथ में समय संयोग और कंटेंट की बात की जा रही है, और मटेरियल की बात की जा रही है यहाँ पे। ये सब अगर सही नहीं होगा तो दिक्कत है, और ये सब सही होगा तो जो शिक्षण होगा वह अधिक प्रभावी होगा और गोल ओरिएंटेड भी बनता है। फिर आता है क्लासरूम मैनेजमेंट की सर बात की जा रही है। देखो, शिक्षक की कक्षा को नियंत्रण रखने और अनुशासन बनाए रखने की क्षमता सीखने के वातावरण को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। क्या पुनः इसको पढ़ो क्या लिखा है? ये पूछा गया है क्लासरूम मैनेजमेंट से। इस ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, ठीक है, यहाँ से। अब ये मैंने बहुत सारे बताए ना, क्वेश्चन पूछ चुके हैं इनमें से। शिक्षक का कक्षा पर नियंत्रण रखने और अनुशासन बनाए रखने की क्षमता सीखने के वातावरण को प्रभावित करती है। सुव्यवस्थित कक्षा में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और सहयोगात्मक रूप से सीखते हैं। आपकी क्लास में एक टीचर तो ऐसा होगा आपकी, जब आपने स्कूलिंग की होगी, उस टीचर में बेचारा टीचर आता होगा, चुपचाप से निकल जाता होगा और आप लोग अपनी मस्ती में लगे रहते होंगे। और उसी लर्निंग के दौरान एक टीचर ऐसा होगा जो एंट्री करते थे, सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाते होंगे, और
की भी आवाज़ नहीं आती होगी आपके पास से, पूरा वो जो पढ़ा रहा है वो ध्यान से सुनते भी होंगे। इसी चीज़ की बात की जा रही है सर यहाँ, ठीक है? चलिए, फिर आता है एक इवैल्यूएशन स्किल्स। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। निरंतर और निष्पक्ष मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति मापने और सुधारने के अवसर में सहायक देते हैं। ये चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं अपन पहले। फिर आती है एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ लो। आधुनिक युग में शिक्षक को नई-नई शिक्षण तकनीक और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले सके और सीखना उसको और अधिक रोचक बना सके। क्लियर? फिर आती है सहानुभूति और मानवीय दृष्टिकोण, एम्पैथी एंड ह्यूमन अप्रोच, अर्थात एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थियों की इमोशंस, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी नीड्स को समझता है। उसकी सहानुभूति विद्यार्थियों में विश्वास और अपनापन पैदा करती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ना कि मैंने अपना जो बैच किया, मैंने अपने हिंदी वाले विद्यार्थियों को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स है, मैं उसे ना सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ इस बस। ये मेरी अप्रोच है भाई। ये मेरी एक ह्यूमन अप्रोच है, क्योंकि मुझे बच्चों की प्रॉब्लम पता है, उन्हें कैसे समझाना है। मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी तो आप में से एक हूँ ना यार, वहीं से निकल के आया हूँ जहाँ आप आज हैं। कल आप में से कुछ मेरी जगह पहुँचेंगे तो आपको फिर आप भी यही बात करो, क्यों? मैं कहता हूँ ना, आप जब से शुरुआत करते हो और जब आप करंट में पहुँचते हो, जो आप अनुभव लेते हो, उसी अनुभव के आधार पे आप उनको प्रेज़ेंट करते हो चीज़ों को। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ सर। मैंने अपनी लाइफ़ में इतने एक्सपीरियंस है ना मेरे पास, किसी दिन फुर्सत में बैठ के अच्छे से चर्चा करेंगे, जब किसी एकदम डिस्कशन सेशन करेंगे, तो वहाँ इन सब चीज़ों विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा। और मैं नहीं, आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो मुझसे बेटर इन्होंने वो सब चीज़ें फ़ील की हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये खत्म। चलिए एक और है। एक आप प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट, शिक्षक को समय-समय पर प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये तो कितनी अच्छी बात की गई है सर। सरकार भी करती है सरकारी टीचरों को, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरते, वो बात अलग है। समय-समय पर प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और शोध के माध्यम से अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहना चाहिए ताकि वह नए युग की शिक्षक चुनौतियों का भी सामना कर सकें। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें? तो ये था आपका पॉइंट, आपका टॉपिक नंबर 2। तो हमने क्या-क्या टॉपिक पढ़ लिए आज? तो आज हमने पढ़ लिए हैं, पहला हमारा जो टॉपिक था, एक्सपीरियंस मॉडल हमने देखा अभी, डेलकॉन का, ठीक है? और अभी हम पढ़ चुके हैं लर्नर ओरिएंटेड एंड टीचर ओरिएंटेड, जितने भी फैक्टर्स थे, सारे के सारे फैक्टर्स, मैक्सिमम फैक्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई इधर कोई पॉइंट आ भी जाए तो घबराना मत, थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लेना, प्रश्न बन जाएँगे। निश्चिंत रहिए, ठीक है? थोड़ा-सा जलपान की अनुमति दे दीजिए मुझे, आप लोग भी पी लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आज कवर करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछा जाता है, ईज़ी टॉपिक है परंतु हाँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 10-15 मिनट का टॉपिक है, खत्म करके आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए, क्या कहता है ये टॉपिक? शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। क्या होती हैं सर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ? टीचिंग एड्स क्या होती हैं? पढ़ लीजिए आप। कि शिक्षण सहायक सामग्री से आशय उन सभी साधनों, उपकरणों, सामग्रियों से है जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और समझने के योग्य बनाते हैं। इनका उपयोग विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय करने, जो भी उसके सेंसर्स होते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट करने, सीखने को स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। अब ये समझ चुके हैं बहुत पहले। डेफिनेशन ऐसा लग रहा है सर ये तो फिर से वही डेफिनेशन डाल दी पुरानी वाली आपने। वही तो है। अब देखो, एक होती है आपके पास दृश्य सामग्री, यानी विज़ुअल, जो भी आपकी दृश्य जो देखने वाली सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि ऐसी सामग्रियाँ जो देखने में हमारी जो इंद्रिय, हमारी आइज़ के माध्यम से सीखने में सहायता कर, जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, नक्शे, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, प्रोजेक्टर आदि, ठीक है? क्या है? ऑडियो विजुअल्स की बात आती है, जहाँ हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ऐसी सामग्रियाँ जो देखने और सुनने के साथ-साथ सक्रिय करती हैं, ये कभी-कभी है ना ऐसे क्वेश्चन्स पूछ लिए जाएँगे आपको, तो कन्फ्यूज़न मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, फ़िल्में, डिजिटल प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? ये सब के सब क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट छोड़ती हैं वो हमारे विद्यार्थी के ऊपर, सही है? आगे बढ़ें? चलें। स्पर्शदात्मक और क्रियात्मक सामग्री, इसको छोड़ दो, जैसे अपन आते हैं डायरेक्ट इनके एग्ज़ाम्पल पर, ठीक है? इसे भी आप पढ़ लेना, क्या है, कुछ सुविधाएँ होती हैं, वही सब चीज़ें हैं।
डिटेल से बात की गई हैं अलग-अलग उसमें एक टाइम मैनेजमेंट के आधार पर समूह कोऑपरेटिव के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ठीक है? जैसे कि आपकी स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल उपकरण और इंटरनेट से सुसज्जित कक्षा होती है। ये अभी क्या है हमारी स्मार्ट क्लासरूम ही तो है, बट क्या है, यहाँ की बात कीजिए क्लासरूम की बात की जा रही है, जहाँ बच्चे हों, ठीक है? यहाँ हम डिस्टेंस लर्निंग की अभी हम जो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहे हैं। जो शिक्षण को रोचक, इंटरैक्टिव और विद्यार्थियों को आसानी से समझने योग्य बनाती है। डिजिटल पैनल होता है, उसमें आप पीपीटी दिखा रहे हो, बच्चों को डायग्राम दिखा रहे हो, उन सब की बात की जा रही है, क्लियर? फिर आती है हमारी साइंस लैब जिसमें हमारी विज्ञान प्रयोगशाला होती है। पहले पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। ये याद रखना जब पूछा जाए ना तब ये लगाना, पूछ लिया जाएगा आपसे चलिए प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल और नॉन प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल दोनों चीज़ पूछे परियोजना आधारित शिक्षण सुविधा और ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ पूछे जाएँगे, ये याद रखना है। ये तो ठीक है आपको पता ही है ये देखो एग्ज़ाम्पल्स आपको पता है सारे के सारे क्या होंगे, बट ये आती किसमें ये याद रखना है। ये अभी जो बता रहा हूँ ना कुछ ये 10-12 भी फैसिलिटीज़ बताऊँगा, सुविधाएँ हैं जो जितनी भी हमारे पास गैजेट्स या ठीक है, ये सब की सब आती हैं आपके पास प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है? चलिए, विज्ञान प्रयोगशालाएँ बताइए आप लोगों को क्या है? फिर आती कंप्यूटर्स लैब्स, ये पढ़ लीजिए आप। क्या कार्य सबका पता है इनको पढ़ चुके। ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसे कि प्रोजेक्ट ये नाम पूछ लिए जाते हैं भाई। कैमरा, स्पीकर, वीडियो उपकरण ये चीज़ें इसमें अच्छे से याद करना। फिर आता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट अर्थात क्या लिखा है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थी के घर पर ये किसमें आ जाएगा आपका वर्चुअल लर्निंग के आधार पर। जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी ऑनलाइन लर्निंग आ जाएगी ना, स्वयं आ जाएगा। ये क्या है? पढ़ा हायर एजुकेशन में पढ़ा है मैंने, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, ठीक है? ये सारे के सारे इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए, फिर आता है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच संवाद, चित्रण और गतिविधियों के माध्यम डिजिटल पैनल की बात की जा रही है। इसमें एक वर्ड याद कर लिख लेना आप, आपकी कॉपी खुली है तो डिजिटल पैनल, ठीक है? जो डिजिटल क्लासरूम व्हाइट बोर्ड हम भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं डिजिटल पैनल पे। अभी तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा अभी, थोड़ा अभी से शिफ्टिंग का चल रहा है कुछ। उसके बाद हम डिजिटल पैनल एक बढ़िया एक डिजिटल स्टूडियो बनाने वाले हैं, फिर वहाँ से हम पढ़ाएँगे आपको पूरा, बड़ा-बड़ा ऐप पढ़ाएँगे, ठीक है? चल रहा है उसकी प्रोसेस में है, देखते हैं कब तक हो पाता है। फिर आता है सिम्युलेटेड लैब्स या वर्चुअल लैब्स की बात की जा रही है। विद्यार्थी प्रयोगशाला में बिना वास्तविक उपकरणों के ही प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और सीखना सस्ता और सुरक्षित हो जाता है, ठीक है? पता है ना क्या लिखा है? इसमें वो दिखाया था मैंने आपको, कहाँ गया यार? ये प्लेन वाला एग्ज़ाम्पल दिखाया था ना मैंने आपको, वो इसमें समझ ली। ये सब चलाना सीखते हैं पहले किसमें? क्युमुलेटिव में। क्या लिखा है? जिससे सुरक्षा बढ़ती है और सीखना सस्ता और सुरक्षित बनता है। अब मान लो डायरेक्ट प्लेन में बिठा दिया आपने किसी को, क्या होगा? रेस कराएगा 100 पर। आप साइकिल चलाते हो 2-3 बार तो गिरे होंगे मोटरसाइकिल चलाने में, साइकिल चलाने में। उसी प्रकार की बात की जा रही है। तो एक आप उसमें वर्चुअल लैब्स हम बना लेते हैं, तो वर्चुअली हम सिखाते हैं गैजेट्स के माध्यम, तकनीक के माध्यम से, ठीक है? फिर आता है 3D लर्निंग टूल्स। 3D मॉडल्स हम बनाते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा। आपने कभी कोई मीटिंग देखी बिज़नेसमैन की? कोई भी मॉडल्स या प्रेजेंटेशन देखा सरकार के सामने कोई चीज़ की किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है? सॉफ्टवेयर का उपयोग जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने में, सीखने में बिल्कुल एकदम रियल वो बनाया जाता है, 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं, क्लियर? चलिए, फिर आता है एक मोबाइल लर्निंग डिवाइस। मोबाइल डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफ़ोन विद्यार्थियों को कहीं और कभी भी किसी भी सामग्री तक पहुँच प्रदान करते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या हैं? क्या लिखा है था मैंने इधर आपको सबसे पहले ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं? प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शनल, ठीक है? लर्निंग के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे नॉन प्रोजेक्टेड। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है? अपरियोजना। अब ये नहीं समझ में आएगी वहाँ पे एग्ज़ाम्पल में। लेकिन अब जब आप ये पढ़ लोगे ना इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पर? नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। अब जितने भी एग्ज़ाम्पल्स मैं दिखाने वाला हूँ ये सब इसके हैं। जैसे कि क्या लिखा? नॉन प्रोजेक्ट नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वे साधन और सामग्रियाँ हैं जिनका उपयोग शिक्षण में सीधे उपकरण या डिजिटल तकनीक के माध्यम से नहीं होता, यानी कि जो पुरानी परंपराएँ हैं ना, उनकी बात की जा रही है, जो ट्रेडिशनल है। देखो,
अधिकतर विद्यार्थियों को देखने, सुनने और अनुभव करने पर आधारित सीखने के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि एक आती है आपके पास ट्रेडिशनल जो भी आपके पुराने क्लासरूम होते हैं। सामान्य कक्षा जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी आमने-सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं, इसमें आधुनिक तकनीक का कोई प्रयोग नहीं होता है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। ये आपके ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं। ब्लैक बोर्ड होगा सर, शिक्षक द्वारा लिखित जानकारी, चित्रों का उपयोग किया जाए, सबसे आम और प्रभावी साधन। ठीक है? मेज़ और कुर्सियाँ होती हैं, बिल्कुल। चाक और डस्टर पता है ना, वो चॉक जिससे लिखते थे, चूना वाली आती थी और डस्टर वो मिटाने का कपड़े का या लकड़ी का होता था, उनकी बात की जा रही है, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन रूम, अभी क्या करोगे आप? अभी क्या है, पहले छात्रों को समूह में बैठकर चर्चा, विचार-विमर्श, समस्या समाधान के लिए अलग कक्ष। ये आज भी है और इसी का एक वैकल्पिक हमने क्या उपाय, ज़ूम पे चले जाएँगे। क्या करेंगे? ज़ूम पे ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। ये पंजाब से है, ये मध्य प्रदेश से है, ये राजस्थान से है और टीचर अंडमान निकोबार से है। बैठ के सबके साथ क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। ठीक है? चलिए, ऑडिटोरियम, विशेष कार्यक्रम, व्याख्यान या बड़े समूह के शिक्षण और ये आज भी होते थे, पहले भी होते थे। नालंदा का नाम सुना है, वहाँ बहुत बड़े-बड़े ऑडिटोरियम होते थे उसके अंदर। शिक्षण सहायक सामग्री कक्ष, टीचिंग एड्स रूम, विभिन्न शिक्षण सामग्री और उपकरणों को संग्रहित और व्यवस्थित रखने के लिए आज भी होता था, कल भी होते हैं। कला और शिल्प कक्ष पहले भी होते थे, छात्रों को रचनात्मक कार्य करने और कला एवं शिल्प सीखने का एक अलग कक्ष होता है। शारीरिक शिक्षा कक्ष, व्यायाम खेल-कूद के लिए, फिर एक होता है कंसल्टेंट रूम भी होता है, परामर्श कक्ष। तो ये सब के सब जो आते हैं, ये आते हैं आपके नॉन अ, इंस्ट्रक्शनल में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएँगे आपके। तो ये थे आपके ये पढ़ लेना इनको, समझने वाली चीज़ें नहीं थी, बस नाम देख लेना कौन किस चीज़ में आता है, कौन किस में आता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो करते हैं फिर आज की अपनी क्लास समाप्त, कल पुनः मिलते हैं अपन नए कल हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? कल हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हो सकता है 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा या फिर 1 क्लास हो। मैक्सिमम 3 क्लास लगेंगे, यानी 15 तारीख को यदि अब लास्ट क्लास होगी या फिर हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर देंगे। 15 को या तो टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास अपलोड होगी या 15 को हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं फिर कल पुनः नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ। दीजिए मुझे अब इजाज़त, पुनः मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा सोचिए और दीजिए अब मुझे जाने की इजाज़त। जय हिंद सभी मेरे प्रिय साथियों को।